अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रुबाब की माँ टीचर थी। ये 3 बहनें थी, माँ टीचर थी, तभी लड़कियों को भी पढ़ने से रग़बत थी। दोनों बड़ी बहनों ने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली तो उनकी मुनासिब घरों में शादी हो गई। अब रुबाब अकेली रह गई। माँ अपनी मुलाजमत पूरी कर चुकी थी, 1 साल के बाद रिटायर होने वाली थी। उसे रुबाब की फिक्र थी। ये एक भारी फरीज़ा था जिसे वो जल्द अज जल्द अदा करना चाहती थी। ताहम अच्छे रिश्ते यूं ही नहीं मिल जाते, उनके लिए कोशिश करनी पड़ती है। मिलने जुलने वालों ने कुछ रिश्ते बताए, लोग देखने भी आए, मगर रुबाब ने इनकार कर दिया। उसने माँ से कहा कि अभी इस मसले को मत छेड़िए, पहले मुझे स्कूल से MA कर लेने दे। बात दरअसल ये थी कि रुबाब की मुलाकात यूनिवर्सिटी में एक अमीरजादे से हो गई थी जिसका नाम खुरम था और दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। तालीम मुकम्मल करने के बाद खुरम ने रुबाब से शादी की ख्वाहिश जाहिर की। वो भी दिल से यही चाहती थी, लेकिन दोनों के वालिदैन राज़ी ना थे। बहरहाल उन्होंने जूं तूं माँ बाप को राज़ी किया और शादी हो गई। बदकिस्मती के शादी के बाद दोनों एक दूसरे की तवक्कुआत पर पूरे ना उतरे। पहले तो कुछ सुझाई ना दिया था, बाद में ऐब खुले, मिजाजों का भी फ़र्क था। तमाम उम्र नोक झोंक और खटपट में गुजर गई। दोनों ने जैसे तैसे अपने बच्चों की खातिर भली बुरी जिंदगी इकट्ठे गुजार दी। राबिया रुबाब खाला की बेटी और मेरी खालाजाद थी। उसको माँ की तरह पढ़ने का शौक था। कॉलेज की बेहतरीन तालिबा मानी जाती थी। FSA की शानदार नंबरों से किया, मेरिट बना चुकी थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज में दाखिला ना लिया। बड़ी बहन डॉक्टर थी, राबिया डॉक्टर ना बनना चाहती थी। BSc करते ही उसके काफ़ी रिश्ते आए। उसने किसी रिश्ते को कबूल ना किया। वो आला तालीम मुकम्मल करना चाहती थी, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहा। वालिदैन ने शर्त रखी कि वो सिर्फ पढ़ाई से गर्ज रखेगी और शादी के मामले में वालिदैन की पसंद को तरजीह देगी। राबिया की अम्मी रुबाब खाला को पसंद की शादी का तजर्बा हो चुका था। राबिया के वालिदैन लव मैरिज करके उम्र भर पछताते रहे थे। उनके ख्याल में लव मैरिज के बाद मोहब्बत का जनाजा निकलता है। मिजाजों का इख्तलाफ जो बाद में जाहिर होता है, वो मियाँ बीवी की ज़िंदगी में नफ़रतों का जहन्नुम खोल देता है। तभी उन्होंने तहैया कर लिया कि बच्चों की शादियाँ खुद देखभाल कर करेंगे और उनको लव मैरिज के चक्कर में ना पड़ने देंगे। राबिया ने वालिदैन से वादा कर लिया कि इन चक्करों में पढ़ने की बजाय सिर्फ तालीम से वास्ता रखेगी। उसको यूनिवर्सिटी जाने से ना रोका जाए। MSc का 1 साल खैरियत से गुजर गया, मगर होनी होकर रहती है। एक दिन राबिया की मुलाकात नवीद से हो गई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। नवीद अच्छा लड़का था, संजीदा, शरीफ और आला ख़ानदान का चश्मो चराग था। उसको राबिया की बदनामी भी मतलूब ना थी। उसने अपने वालिदैन को ख़त लिखा कि वो एक लड़की को पसंद करता है और शादी करना चाहता है। माँ बाप ने जवाब दिया, तालीम मुकम्मल कर लो, फिर लड़की और उसका ख़ानदान भी देख लेंगे। अच्छे लोग हुए तो तुम्हारी ख्वाहिश का ज़रूर एहतराम करेंगे। लेकिन राबिया के वालिदैन तो लव मैरिज का ज़ख्म खा चुके थे। वो नहीं माने। उन्होंने लड़के को देखना तो क्या, उसका नाम तक सुनना गवारा ना किया, बल्कि बेटी से कहा, तुम इस वादे की पाबंद रहो जो तुमने हमसे किया था कि शादी अपनी नहीं हमारी पसंद से करोगी। रिजल्ट आ गया। खुशकिस्मती से नवीद को फ़ौरन ही अच्छी नौकरी मिल गई। क्योंकि उसके साथ ख़ानदानी असर व रसूख था, वो समझ रहा था कि अच्छी मुलाजमत मिलने के बाद राबिया ज़रूर अपने वालिदैन को राज़ी कर लेगी, मगर वो ऐसा ना कर सकी। माँ को जब उसने नवीद की मुलाजमत के बारे में बताया तो वो बोली, पसंद के ये जज्बात वक्ती होते हैं, इतनी जल्दी इंसान को परख नहीं सकता, क्योंकि आंखों पर जज्बात की पट्टी बंदी होती है। कल जब तुमको अच्छा शौहर, अच्छा घर मिलेगा तो तुम नवीद को भूल जाओगी। सो बेहतर है कि आज ही भुला दो। तुम्हारे वालिद भी नहीं मानेंगे, बल्कि नवीद वाले अगर रिश्ता लेने आए तो डर है कि बेरुखी से बात करके उनके दिल को ठेस पहुंचाएंगे। इसलिए तुम नवीद का ख्याल जहन से निकाल दो। जब राबिया ने देखा कि किसी तौर घर वाले राजी नहीं हो रहे, तो उसने नवीद को अपनी मजबूरियां बताकर उससे किनारा कशी इख्तियार कर ली और माँ बाप का मान रख लिया। नवीद को इतना सदमा हुआ कि वो अच्छी भली मुलाजमत छोड़कर अपने चचा के पास इंग्लैंड चला गया
6 माह बाद राबिया की शादी फहद से हो गई। वो किस दिल से दुल्हन बनी इसका दिल ही जानता है। ख्यालों में उसका महबूब बसा हुआ था। रूह का मालिक नवीद था और जिस्म का मालिक फहद बन चुका था। शादी को 3 दिन गुजरे थे कि वो ड्राइंग रूम में गई। वहां दीवार पर नवीद की तस्वीर लगी देखी तो ठिठक गई। कुछ देर के लिए तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वाकई ये तो नवीद की ही तस्वीर थी, जिसके साथ यूनिवर्सिटी में उसने मुलाकातों के पुरकैफ लम्हात गुजारे थे और ख्यालों में कई चांदनी रातों को सुबह के सूरज के साथ मिला दिया था। बेशुमार सुंदर सपने देखे थे, जीने और मरने की कस्में खाई थीं। फिर जाने वो कहाँ गायब हो गया। अभी तो वो किसी के नाम से मंसूब भी नहीं हुई थी कि वो मायूस होकर किसी और मुल्क में गुम हो गया था। उसके बैरूने मुल्क चले जाने के सिर्फ 6 माह बाद वो उसके बड़े भाई के दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। ऐसी आंधी चली कि घर भी छूटा और शहर भी। अभी उसका रिजल्ट भी नहीं आया था कि बाप ने शादी तय कर दी। वो कहती रह गई कि PhD करना चाहती हूँ, लेकिन उसके वालिद ने कह दिया बस इतनी पढ़ाई काफ़ी है। जो लड़का हमने राबिया के लिए पसंद किया है वो बड़ा ऑफिसर है, हमारी बेटी शहजादियों की तरह राज करेगी। और वो ना चाहते हुए भी राज करने आ गई थी। उसके पास नवीद की जितने भी तस्वीरें थीं वो सब उसने जला दी थीं, लेकिन इस तस्वीर का वो क्या करे जो ड्राइंग रूम में लगी हुई थी। इख्तियार तो अपनी चीज़ पर होता है, पराई पर नहीं। नवीद ने एक बार उससे कहा था तुम मुझसे जुदा कभी भी होगी तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। वो अपनी जिद का पक्का था। राबिया उससे जुदा भी हो गई, लेकिन वो अभी तक न सिर्फ उसके साथ था बल्कि घर में भी था। उसने पलकों के चिलमन उठाई और एक मर्तबा फिर नवीद की तस्वीर को देखने लगी और आलम फरामोशी में तस्वीर उठाकर अपने दुल्हे से पूछा ये किसकी तस्वीर है? ये मेरा छोटा भाई नवीद है। किसी लड़की को चाहता था। लड़की के वालिदैन ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया और लड़की ने भी वालिदैन का साथ देते हुए इससे मुंह मोड़ लिया, तो वो दिल बर्दाश्ता होकर मुल्क से बाहर चला गया। मेरी तुम्हारी शादी में भी इसी वजह से शिरकत ना कर सका। मैंने फ़ोन पर कहा भी कि मेरी शादी तो अटेंड कर लो, मगर वो नहीं आया। अब आएगा तो कान खींचूंगा। वो शौहर की बातें ऐसी सुनती जैसे कोई ख्वाब में किसी की बातें सुनता हो। अपने ही घर में दीवार पर दिन रात लगी नवीद की तस्वीर देख देख कर एक बार फिर उसकी याद ने राबिया के दिल को दबोच लिया। वो सोच भी न सकती थी कि वो जिस घर ब्याह कर जाएगी वो नवीद का होगा। अब उस घर में नवीद की भाभी बनकर रहना कितना दुश्वार था। राबिया हर वक्त परेशान रहने लगी। सोचती किसी रोज नवीद वापस आ गया तो क्या होगा, मेरा क्या बनेगा। कभी ना कभी उसने तो आना ही था, और अगर फहद को शक हो गया तो वो अपने शौहर की नज़रों में भी गिर जाएगी। वो इन्हीं ख्यालों में घिरी रहने लगी। एक रोज़ वो ड्राइंग रूम में सजावट की चीज़ों से गर्द झाड़ रही थी कि नवीद की तस्वीर के पास आई और उसे गौर से देखने लगी। वो अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुरा रहा था। उसको याद आया कि एक बार नवीद को राबिया की तकरीर इतनी पसंद आई थी कि उसे अपना जीता हुआ मेडल गर्दन से उतारकर राबिया के गले में डाल दिया था। राबिया को चुप सी लग गई। एक दिन फहद ने नवीद को खत लिखा। उसने लिफाफे में अपनी और राबिया की तस्वीर भी रख दी। राबिया ने लिफाफे से वो तस्वीर निकाल ली। फहद ने पूछा तुमने तस्वीर क्यों निकाल ली? वो बोली जब देवर साहब घर आएंगे तो देख लेंगे। मुझे गुस्सा आता है, आप हर वक्त उसकी बातें क्यों करते रहते हैं? इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? वो मेरा छोटा भाई है, मुझे प्यारा है। ये तुम क्यों मेरे भाई के नाम से इस कदर वहशत खाती हो? उसकी सास माँ जैसी थी कि उसकी अपनी कोई बेटी ना थी। वो राबिया को ही अपनी बेटी समझती थी। एक दिन राबिया अपने कमरे में थी कि किसी ने दर पर दस्तक दी और एक लिफाफा अंदर फेंक दिया। वो कमरे से बाहर निकली तो सेहन में लिफाफा पड़ा था। ये खत लंदन से आया था। लिखा था, माँ मैं अभी तक उस लड़की को नहीं भूला जिसका नाम तक आप नहीं जानती। वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, बहुत अच्छी लड़की थी, मगर अब नाम बताने से क्या फ़ायदा। खुदा जाने अब वो कहाँ होगी। आप कहती हैं कि कहीं मैंने लंदन में शादी तो नहीं कर ली। अम्मी जान, कोई उस जैसी मिलेगी तो शादी करूँगा ना। राबिया ने सोचा, अगर खत छुपा लूँ या फाड़ दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्यों ना अम्मा को दे दूँ। वो बेचारी रोज़ बेटे के ख़त का इंतज़ार करती हैं। उन दिनों मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं, ख़त ही आदि मुलाकात हुआ करते थे। बस उसने ख़त माँ को दे दिया। वो बोली, बेटी राबिया तुम ही पढ़कर सुना दो। ख़त सुनकर बोली, पता नहीं वो कौन लड़की थी, काश मुझे उसका पता चल जाए तो मैं उसके माँ बाप के पास जाकर उन्हें हाथ जोड़कर मना लूँ।
और अपने बेटे के लिए खुशियां ले आऊं। राबिया खड़ी सोच रही थी कि अगर इनको पता चल जाए कि वो बदनसीब मैं हूं तो शायद ये मेरी शक्ल देखना भी गवारा ना करे। इतने में फहद आ गया। पूछा, राबिया तुम क्यों ऐसे खड़ी हो, क्या हुआ है? शौहर की बात पर वो और परेशान हो गई, जैसे वाकई उसकी चोरी पकड़ी गई हो। नवीद का ख्याल अब तो उसकी जिंदगी के लिए सुहाने रूह बन गया था। खौफ एक तलवार की तरह हर वक्त उसके सर पर लटकती रहती थी। कुछ दिन बाद नवीद का दूसरा खत आ गया। लिखा था, माँ, उस लड़की ने बेवफाई की, अब उसकी शादी हो गई है। अब आपको किसी के दर पर लड़की के माँ बाप को मनाने नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद नवीद का कोई खत ना आया। एक दिन फहद ने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं, नवीद ने उसे ना तो दफ्तर में फ़ोन किया है और ना खत लिखा है, क्यों ना घर पर फ़ोन लगवा लूं। माँ ने कहा, फ़ोन लगवा कर क्या करोगे, तुम खुद लंदन क्यों नहीं चले जाते, देखो तो जाकर कि वो किस हाल में है, फ़ोन वापस आकर लगवा लेना। फहद ने माँ के कहने से लंदन जाने की ठान ली। तब खाने वाली एक छोटी सी जगह थी। इस्लामाबाद अभी आबाद ना हुआ था और लंदन जाने के लिए कराची से फ्लाइट लेनी पड़ती थी। फहद ने राबिया से कहा, तुम भी चलो, मैं तुम्हारा पासपोर्ट बनवा लेता हूँ, तुम भी सैर कर लोगी। उसको समझा बुझाकर ले आएंगे, फिर किसी अच्छी लड़की से उसकी शादी करा देना। राबिया ने लंदन जाने से साफ इनकार कर दिया। फहद अकेला ही भाई की खैर खबर लेने चला गया, लेकिन 15 दिन बाद वो वापस आ गया, क्योंकि नवीद लंदन से किसी और तरफ निकल गया था। फहद ने वहां उसका पता मालूम करने की कोशिश की, मगर फिर बहुत मायूस और उदास लौट आया। कहने लगा, अगर मुझे पता चल जाए कि किस लड़की की खातिर मेरे प्यारे भाई ने खुद को इतनी सजा दी है तो मैं उस लड़की को गोली मार दूंगा। उसकी बेवफाई की वजह से मेरा भाई घर बदर ही नहीं, मुल्क भी छोड़कर चला गया। वो मुझे लंदन में भी नहीं मिला। राबिया ने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया, मगर अब उसकी याद राबिया के दिल में अटक कर रह गई थी कि घर में हर वक्त उसका जिक्र रहता था। वो उसे भुलाना चाहती थी और उसकी सास और शौहर नवीद नवीद करते रहते थे। कभी कभी तो वो तन्हाई में रोने लगती थी। 2 साल सुकून से गुजर गए। अचानक एक दिन सुबह सुबह नवीद घर आ गया। माँ जी की तबीयत अच्छी ना थी, वो उसको याद कर करके रोती रहती थी। अचानक नवीद के आ जाने से तने मुर्दा में जान पड़ गई और माँ मरते मरते जी उठी। फहद भी बहुत खुश था, लेकिन राबिया बुझ गई थी और नवीद की हालत तो ऐसी थी जैसे अपने सामने मौत का फरिश्ता देख लेता है। फहद ने छोटे भाई से अपनी बीवी का तारुफ कराया कि ये हैं तुम्हारी भाभी राबिया, अब ये तुम पर जुर्माना करेंगी कि तुम हमारी शादी में नहीं आए। जुर्माना तो मैं अदा कर नहीं सकता, अलबत्ता माफ़ी मांग सकता हूँ। छोटे देवर हो, पाँव छू लो, माफ़ी मिल जाएगी। ये कहकर फहद बाहर जाने लगा कि अम्मा ने उसे आवाज़ दी। तभी राबिया की तरफ देखे बगैर नवीद ने कहा, जिसकी खातिर हमने दुनिया छान मारी, पता नहीं था कि वो दुश्मन तो अपने घर में है। बात फहद के कान में भी पड़ गई। पूछा, क्या कहा नवीद? कुछ नहीं, खुद से कह रहा था एक दोस्त के बारे में। उसको प्यार से दुश्मन बुलाता हूँ, उसके पास भी जाना है, पर अभी नहीं, कल चला जाऊंगा। राबिया की तो सांस रुक गई थी, खुद से खुद को छुपा रही थी। सुबह से बावर्ची खाने में घुस गई कि देवर के लिए खुद खास एहतमाम से खाना बना रही है। यूं भी उसके सामने ना जाना चाह रही थी कि नवीद के चेहरे पर तलखी देख चुकी थी। डर था किसी वक्त ऐसी बात जुबान पर ना ले आए कि जिसको फहद सुन ले। एक दिन फहद ऑफिस गया हुआ था, सास सो रही थी। नवीद उसके कमरे में आ गया। उसने तंजिया कहा, शादी करने को क्या तुम्हारे माँ बाप को यही घर मिला था? 2-4 घर छोड़कर क्या ब्याह नहीं कर सकती थी? राबिया ने उसे समझाना चाहा कि देखो नवीद, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तुम अगर चले ना गए होते तब भी शायद पता चल जाता कि मेरी शादी किस घर में हो रही है। अब मैं राबिया नहीं, तुम्हारी भाभी बन चुकी हूँ। मेरा नहीं तो अपने भाई का ख्याल करो। आइंदा कभी ऐसी वैसी बात मत करना जिससे किसी को शुबा हो कि हम माजी में एक दूसरे को जानते थे। जो होना था हो चुका, उसकी दुआ कबूल हो गई। नवीद यहाँ की बेकैफ जिंदगी से उताकर फिर से इंग्लैंड चला गया। अब तो उसे इस घर, जायदाद और रुपए पैसे से भी कोई दिलचस्पी ना रही थी। उसने सभी कुछ अपने भाई को सौंप दिया। उसके जाने से राबिया ने सुकून का सांस लिया। इसी दौरान खुदा ने उसको एक बेटे से नवाज दिया। यके बाद दीगरे वो 2 और बच्चों की माँ भी बनी। जिंदगी में कुछ हलचल, कुछ और ठहराव आ गया। बच्चों ने उसको मसरूफ कर दिया था। नवीद की कभी याद आई भी तो उसने ख्याल को परे झटक दिया। शुक्र के जाते हुए वो ड्राइंग रूम से अपनी तस्वीर भी उतार कर ले गया।
ये तस्वीर उसे माजी की याद दिलाती थी। वो माजी को फरामोश करके अपने हाल में गुम हो गई। 12 बरस गुजर गए। उसकी सास का इंतकाल हो गया। अब वही उस घर की बिला शिरकत गैर मालिक थी। अपने शौहर से उसको कोई शिकायत न थी, लेकिन अपने वालदैन से वो आज भी उखड़ी उखड़ी रहती थी। उसको माँ बाप से शिकवा था, जिन्होंने खुद तो अपनी पसंद की शादी रचाई थी और उसको इस हक से महरूम करके एक पुरखलिश जिंदगी में धकेल दिया था। एक दिन वो अपनी बेटी को होमवर्क करवा रही थी। अचानक घंटी बजी। उसने नॉर्मल अंदाज से फ़ोन उठाया, मगर फ़ोन करने वाले का लहजा नॉर्मल ना था। फ़ोन फहद के दफ्तर से था। कोई शख्स कह रहा था कि किसी डाकू ने पुलिस मुकाबले में उनको गोली मार दी है। ये सुनते ही रिसीवर हाथ से छूट गया और वो बेसुध होकर जहां खड़ी थी वहां ही फर्श पर बैठ गई। आज ये आर्जी सुकून भी रास ना आया। उसके बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो गया था। बच्चे अभी छोटे थे। बड़ा बेटा 10 बरस का था। उसको पढ़ाना लिखाना और घर को भी चलाना था। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी जिसको उसे अकेले निभाना था। अभी वो पिछली महरूमियों के चुंगल से ना निकली थी कि नई महरूमियों का जाल उस पर आ गिरा था। आज शिद्दत से नवीद याद आया। वो होता तो कम से कम अपने भाई के बच्चों को तो संभाल लेता। नवीद ने अपने ऑफिसर भाई के गोली लगने की खबर अखबार में पढ़ी तो उसको बहुत सदमा हुआ। अब तक वो समझ रहा था कि उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं, लेकिन उसने जाना कि उसकी जिंदगी का कोई मकसद है। किसी को उसकी जरूरत है। उसके जीवन का एक मकसद अपने मरहूम भाई के 3 बच्चों को पढ़ाना लिखाना और उनका मुस्तकबिल बनाना है। वो पहली फुर्सत में जर्मनी से पाकिस्तान आ गया। जिस वक्त वो घर में दाखिल हुआ, राबिया इंतहाई मायूस हालत में घर की दीवार से लगी बैठी अपनी तन्हाई और कसम पुरसी पर आंसू बहा रही थी। रिश्तेदार अजीज तो सब चंद दिन रहकर और तसल्ली देकर चले गए थे। बच्चे स्कूल चले जाते थे और वो घर में अकेली परेशान होती थी। नवीद को अपने सामने देखकर वो हैरान रह गई। वो तो सोच भी न सकती थी कि वो कभी यूं अचानक लौट कर आ जाएगा। उसने बेयकीनी से नवीद को देखा और रोने लगी। नवीद ने रोती हुई भाभी के सर पर अपना मजबूत हाथ रख दिया और बोला, राबिया, अब सब गम भुला दो। तुम तन्हा नहीं हो। मैं तुम्हारे दुख समेटने आया हूं। भाई मुझे जान से ज्यादा अजीज थे और अब ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनके बच्चों को गले लगा लूं। राबिया को लगा कि जैसे किसी ने उस गिरती दीवार को थाम लिया हो। उसे अपना दुख बहुत ही हल्का महसूस हुआ। उस वक्त फोन घर में लग चुका था। उसने फोन करके वालदैन को इत्तला दी कि बच्चों का चचा आ गया है। अब आपको मेरे बच्चों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तभी बच्चे भी स्कूल से आ गए। नवीद से गले मिले। उसने भी उन्हें प्यार दिया। अब नवीद घर का खर्चा देने लगा। वो बच्चों की तमाम जरूरतों का ख्याल करता था, लेकिन राबिया उससे अलग थलग रहती थी, अजनबी बनकर। नवीद ने उसे डिस्टर्ब ना किया, उसको उसके हाल में रहने दिया। वो उसकी मोहब्बत भूलकर अपने मरहूम भाई के बच्चों की मोहब्बत में खो गया। वो जानता था कि राबिया बहुत दुखी है। वो अपने बच्चों के बाप से मानूस हो चुकी थी और अपने शौहर को खो देने पर निढाल थी। 2 बरस यूं ही गुजर गए। जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी कि एक दिन राबिया के माँ बाप उनके घर आए और नवीद का बच्चों से लाड प्यार देखा तो कहा, राबिया, इतने अच्छे लोग तो बहुत कम होते हैं, वरना भाई के मरते ही लोगों को उसकी जायदाद की पड़ जाती है। मरहूम भाई की बीवी और बच्चों को कौन पूछता है। तुम्हारा देवर बहुत अच्छा इंसान है। लगता है इसको रुपए पैसे का कोई लालच नहीं। राबिया से जब्त ना हो सका। उसने कहा, यही वो इंसान है जो मुझे यूनिवर्सिटी में मिला था और हम शादी करना चाहते थे। आपने उस वक्त तो उसका नाम भी सुनना गवारा ना किया। ये जरूरी नहीं होता कि सब लोग धोखेबाज और बुरे हों। वालदैन हैरान रह गए। उन्होंने नवीद से अलहदगी में बात की और जब उनको इल्म हुआ कि उसने अभी तक शादी नहीं की है तो फिर राबिया को मनाया कि वो अपने बच्चों के चचा से निकाह कर ले ताकि ये उजड़ा हुआ घर फिर से बस जाए और बच्चों को भी मुस्तकिल सहारा मिल जाए। राबिया नहीं मानती थी। वो दूसरी शादी ना करना चाहती थी, लेकिन उसके वालदैन और बच्चों ने उसको मना लिया। शायद उसकी तकदीर में नवीद की जीवन साथी बनना लिखा था। फहद के साथ गुजारी हुई मुख्तसर जिंदगी की याद लिए वो एक बार फिर अपने ही घर में दोबारा ब्याही गई। इस बार भी उसके वालदैन ही का फैसला था, लेकिन उसने इस फैसले को मजबूरन कबूल किया, बच्चों की खातिर। फैसला तो अच्छा था, लेकिन क्या ही अच्छा होता अगर राबिया के माँ बाप पहले अपनी बेटी की खुशी को देखकर फैसला करते। लेकिन कहते हैं ना, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। आप क्या कहते हैं दोस्तों?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।